आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों मित्रों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा इस टॉपिक से संबंधित, मराठा टॉपिक से संबंधित प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज जहां कहीं भी दिक्कत है, उन सारी दिक्कतों को, जो भी दोस्तों की दिक्कतें हैं, प्रतियोगियों की दिक्कतें हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। आज के बाद में मराठा से संबंधित एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आइए बिना समय गवाए इसको प्रारंभ करते हैं। आपका है मराठा राज्य, अर्थात महाराष्ट्र की बात है। इसमें क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं ये हम जानते हैं। इसे गंभीरता से देखते हैं तो मराठा राज्य का जो उत्कर्ष होता है, मराठा राज्य की जो नींव पड़ती है, वो शिवाजी के द्वारा पड़ती है। शिवाजी, अब शिवाजी का पूरा इतिहास ही मराठा की नींव पर टिका हुआ है, इसलिए हम शिवाजी से प्रारंभ करते हैं। देखिए, जब शिवाजी आ गए तो सबसे पहले हम शिवाजी का जन्म जानते हैं कि जन्म कब हुआ। तो 1627 ईस्वी में हुआ। जन्म हुआ कहाँ, ये कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शिवनेर के दुर्ग में हुआ। शिवनेर के दुर्ग में हुआ, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। और शिवाजी का राज्याभिषेक क्या कब हुआ, राज्याभिषेक ये कई बार पूछा गया है, 1674 ईस्वी में। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिवाजी को कौन सी उपाधि धारण दी गई, छत्रपति की। ये उपाधि किसके द्वारा दी गई, ये भी कई बार प्रश्न आता है, गंगा भट्ट के द्वारा। ये आपको बताना है। और क्या प्रश्न हो सकता है, ये भी होता है, मृत्यु कब हुई शिवाजी की, 1680 में हुई। जब 1680 में हुई तो उम्र क्या थी, 53 वर्ष थी। ये भी आप याद करते चलिए। ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो बिल्कुल प्रारंभ से है। शिवाजी के बाद में अब हम चलते हैं कि मराठा शक्ति का उत्कर्ष होता कैसे है और हुआ क्यों, क्या क्या घटनाएं घटी, कौन सी वो परिस्थितियां थीं जिसके कारण मराठा शक्ति का उत्कर्ष हुआ, उन्नति हुई, चरमोत्कर्ष हुआ। तो देखते हैं, ये जो मराठा शक्ति थी वो किसी एक व्यक्ति न होकर किसी विशेष व्यक्ति समूह का कार्य नहीं था, परंतु ऐसी अस्थायी परिस्थितियां थीं। जैसे मराठा शक्ति के उदय का जो आधार था वो महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी के था, जिनकी जाति, भाषा, धर्म, साहित्य, निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावनाओं को जन्म दिया और उस राष्ट्रीयता को संगठित करने की एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की इच्छा व्यक्त की। महाराष्ट्र मराठा की जो भौगोलिक स्थिति थी, उस भौगोलिक स्थिति ने भी, भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक जो स्थिति थी, उस स्थिति ने भी मराठा का जो उत्कर्ष था उसको क्या मतलब आगे बढ़ाया। और बीजापुर के जो सुल्तान थे, बीजापुर के सुल्तान, कई बार ये आता है, उन्होंने 1659 ईस्वी में अफजल खां, एक अफजल खां था, बहुत अनुभवी था, शिवाजी को मारने के लिए, उसकी शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए, उसकी महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगाने के लिए, उसे प्रभावित करने के लिए, शिवाजी को मारने के लिए भेजा था। शिवाजी को
मारने के लिए, जान से मारने के लिए भेजा था, मारने के लिए। परंतु हुआ क्या, एक घटना घटित कि शिवाजी ने ही अफजल खां को मार दिया। ये महत्वपूर्ण घटना घटी। और क्या क्या हुआ, 1665 में शिवाजी और जयसिंह के मध्य, 1665 ईस्वी थी, शिवाजी और जयसिंह के मध्य एक संधि हुई, जिस संधि का नाम था पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि या पुरंदर संधि भी कहते हैं। ये ध्यान रखने की बात है, कई बार आया है। शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में कैद किया था और वो सन थी 1666 ईस्वी। कैद करके आगरा में रखा था, शहर का नाम था आगरा, और वहां पर उसको बहुत सताया गया। परंतु बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां घटी जो शिवाजी का कुछ बाल बांका नहीं हो पाया। ये उत्कर्ष की एक कहानी है। सारी समस्याओं का निदान किया, सारी समस्याओं का विनाश किया, सारी समस्याओं से शिवाजी लड़ा, सारी समस्याओं का सीना चीर करके शिवाजी आगे बढ़े। शिवाजी उस समय के बड़े महत्वपूर्ण प्रभावित व्यक्ति थे। अगर शिवाजी ना होते तो आज मराठा जो महाराष्ट्र की शक्तियां हैं वो इतनी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जो वहां पर ऊपर उठकर नहीं आ पाती। आइए आगे देखते हैं। अष्टप्रधान, ये शिवाजी का एक प्रशासन था। अष्टप्रधान क्या था, शिवाजी का एक प्रशासन था। शिवाजी को प्रशासन करने की एक ये व्यवस्था थी। और इसमें इसमें अष्टप्रधान का मतलब है आठ, आठ प्रधान लोग थे। और वो आठ प्रधान लोग कौन कौन थे। नंबर एक, ये बहुत बार प्रश्न आता है, हर कंपटीशन में आता है। राजा का जो प्रधानमंत्री होता था, राजा का प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे। ये आपको ध्यान रखना है, ये राजा का। दूसरा कौन होता था, जिसे अमात्य कहते थे। दूसरा नाम भी था उसका, जिसे मजउआ, मजउआ या मजमुआ, मजमुआ कहना चाहिए, मतलब सॉरी, मज मुआदार, ये नाम था। और इसका काम क्या था, वित्त एवं राजस्व का काम था। यह वित्त एवं राजस्व मंत्री था, ऐसे मान लीजिए। और कौन था, एक बाकिया नबीस था। बाकिया नबीस, इसका काम था राजा के जो दैनिक कार्य थे उनका संचालन करना, दैनिक कार्यों का संचालन करना। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार और बार बार इससे प्रश्न आते हैं। ये ऐसा टॉपिक है, इससे 100% प्रश्न आते हैं। एक था आपका सचिव, सचिव होता था, या इसको सुरनबीस भी कहते थे, सुरनबीस। और इसका काम क्या होता था, राजकीय जो पत्र व्यवहार होता है ना, उसका काम करना था। राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य करता था। एक था सुमंत, जिसे दबीर भी कहते थे। सुमंत यानी दबीर, सुमंत या दबीर कहा जाता था। और काम का क्या था इसका, विदेश मंत्री होता था, विदेश मंत्री। और क्या होता था, एक सेनापति होता था, सेनापति, जिसे सर ए नौबत कहा जाता था, सर ए नौबत कहा जाता था। और इसका काम क्या होता था, सेना की भर्ती करना, सेना का संगठन करना, सेना के खाद का प्रबंध करना, सेना की पूरी व्यवस्था करना, ये काम होता था। यानी सैन्य व्यवस्था, इसे एक शब्द में कह सकते हैं, सैन्य व्यवस्था, ये होता था। सातवां कौन सा होता था, जिसका नाम था पंडित राव। पंडित था और राव था। और इसका कार्य क्या था, जो विद्वान होते थे, विद्वान होते थे, या
धार्मिक कार्य पे, विद्वान और धार्मिक कार्यों को अनुदान दिया जाता था इसके द्वारा। और 8वां जो होता था आपका, वो न्यायाधीश होता था। और न्यायाधीश का काम आज जानते हैं, ये मुख्य न्यायाधीश होता था और उसका काम था न्याय करना। ये आपके 8 मंत्री थे और इसी शासन की व्यवस्था को अष्टप्रधान कहा जाता था। प्रश्न इस प्रकार से कई बार आता है कि सचिव या सुरनबीस का कार्य क्या होता था। उसमें एक विकल्प आपका होगा राजकीय पत्र व्यवहार। और पूछा जा सकता है कि आपका सुमंत या दबीर किसे कहते थे। आपका उत्तर होगा विदेश मंत्री। आपसे पूछा जा सकता है कि पंडित आपका क्या कार्य है, तो आपका उत्तर होगा विद्वान होता था और धार्मिक होता था, उसके कार्यों के लिए अनुदान दिया जाता था। यह पूछा जा सकता है कि सुर वो वाक्या नबीस कौन होता था। दैनिक कार्यों का संचालन जिसके द्वारा किया जाता था। और किसके दैनिक कार्य, राजा के जो दैनिक कार्य होते थे, उसके दरबार में जो रोजाना कार्यवाहियां होती थी, प्रतिदिन कार्यवाहियों का जो लेखा जोखा होता था, उनका विवरण रखने का काम जो होता था, वो वाक्या नबीस का होता था। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। आगे है राजा राम, 1689 से 1700। इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को राजा राम को लिया गया। तो राजा राम जो थे, राजा राम की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु, राजा राम की मृत्यु के बाद में उनकी एक पत्नी थी। उनकी पत्नी का नाम था ताराबाई। इन ताराबाई ने जो है वो कमान संभाली और उसका एक 4 वर्ष का पुत्र था। 4 वर्षीय पुत्र, इस 4 वर्षीय पुत्र जिसको शिवाजी द्वितीय कहा गया, शिवाजी द्वितीय कहा गया, इसको गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 संभवतः मुझे याद हो, तो उस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो उस समय जो है नेतृत्व जो था तब ताराबाई के हाथों में था। गलती हो सकती है उस तारीख में, क्षमा चाहूंगा, मगर ध्यान देना। अब आगे और क्या, संभाजी के जो बात, संभाजी आए थे इनके बाद में, संभाजी, ध्यान देने की बात है। संभाजी, संभाजी के बाद मराठा शासन को जो पेशवा था वो बालाजी विश्वनाथ था। उसके बाद में मराठा छत्रपति साहू ने बालाजी को पेशवा के पद पर बैठाया था, नियुक्त किया था। और उसके बाद में बालाजी विश्वनाथ आए। बालाजी विश्वनाथ, ये भी कई बार बालाजी विश्वनाथ, और इन्होंने जो है, इनका जो काल था वो 1713 से 1720 के बीच में था। इस तरीके से जो सबसे मजबूत जो था वो आपके शिवाजी थे। आपको मैं ये भी आगे बताते हैं कि जो भू राजस्व से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको बताना अनिवार्य है। मराठा काल में 2 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था होती थी। एक थी सरजमी प्रथा, सरजमी प्रथा, और एक प्रथा होती थी चौथ प्रथा। ये दोनों प्रथाओं के द्वारा ही कर वसूला जाता था। जो मराठा जागीरदार होते थे, सर जमी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। ये मराठों के लिए प्रदान की जाती थी। चौथ जो थी वो सुरक्षा के लिए की जाती थी। जनवरी 1757 में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में जब प्रवेश किया था उसने, तो मथुरा तथा आगरा तक उसने लूट की थी। अपनी वापसी से पहले अहमद शाह अब्दाली भारत में, जब आलमगीर द्वितीय था, वो सम्राट था, इमादुल मुल्क को वजीर बनाया और रूहेले जो सरदार होते थे, जिसे नजीब खान कहा गया, साम्राज्य का मीर बख्शी और अपना मुख्य
एजेंट बनाकर वापस चला गया था। उसके बाद में ही पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, जो आपकी हुई थी 14 जनवरी 1761 में। ये यहाँ पर आपका मराठा साम्राज्य समाप्त होता है। और यहाँ से प्रश्न जो भी मैंने आपको बताया वो महत्वपूर्ण तरीके से प्रश्न यहाँ पर आएंगे। एक बार 2 मिनट का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि सारे प्रश्न होने की संभावना हो जाए। आपको ध्यान होगा कि मैंने सबसे प्रथम बार बताया कि जो शिवाजी का जन्म हुआ वो 1627 ईस्वी में हुआ, मैंने आपको बताया, याद होगा। और जन्म कहाँ हुआ? शिवनेर के दुर्ग में हुआ। शिवाजी ने राज्याभिषेक कब किया, कब हुआ? तो उसका 1674 में हुआ, ये मैंने आपको बताया। राज्याभिषेक करते समय उसे कौन सी उपाधि धारण की? तो मैंने आपको बताया छत्रपति की उपाधि धारण की। मैंने आपको बताया ये उपाधि दी किसने? तो मैंने आपको बताया गंगा भट्ट ने दी, ये मैंने आपको बताया, गंगा भट्ट ने दी। मैंने आपको बताया कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो ये रायगढ़ थी, ये भी बात रायगढ़ रायगढ़ थी। और शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 53 वर्ष में हुई। 53 वर्ष में जब हुई तो वो सन क्या थी? 1680 थी, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद में मैंने बताया कि मराठा शक्ति का उत्कर्ष कैसे हुआ। उत्कर्ष ऐसे हुआ, जो मराठा शक्ति जो थी वो महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासियों की शक्ति थी। जाति, भाषा, धर्म, साहित्य, निवास, ये सबके जो एकता का आधार था, इसने सबको राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। और मराठा शक्ति स्वतंत्र होकर मराठा स्वतंत्रता की स्थापना हुई। मैंने आपको ये भी बताया कि महाराष्ट्र जो था, वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ थीं वो ऐसी थीं कि ऑटोमेटिक ही मराठा राज्य का जो उत्कर्ष हुआ। और मैंने ये बताया जब उत्कर्ष हो गया तो बीजापुर का एक सुल्तान था, 1659 ईस्वी थी, मैंने बताया 1659 ईस्वी थी। अफजल खां व्यक्ति था, ये मैंने आपको बताया। अफजल खां को शिवाजी को मारने के लिए भेजा गया, जबकि उल्टा शिवाजी ने ही इसको मार दिया, कत्ल कर दिया, बुरी तरीके से मारा। और उसके बाद में मैंने आपको बताया कि 1665 ईस्वी में कई बार आता है। 1665 ईस्वी में शिवाजी और जो जयसिंह थे उनके मध्य एक संधि हुई, जिस संधि का नाम है पुरंदर की संधि, ये मैंने आपको बताया, पुरंदर संधि। और फिर मैंने आपको बताया शिवाजी के जो प्रशासन की व्यवस्था थी उसे अष्टप्रधान व्यवस्था कहते थे। अष्टप्रधान व्यवस्था इसलिए कहते थे कि उसके प्रशासन में 8 प्रकार के मंत्री होते थे, जिनमें पेशवा होते थे, अमात्य होते थे, मंत्री होते थे, सचिव होते थे, सुमंत होते थे, सेनापति होते थे, पंडित राव होते थे और न्यायाधीश होते थे, ये मैंने अभी आपको बताया। सॉरी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पेशवा का क्या काम होता था। पेशवा जो है राजा का प्रधानमंत्री होता था। अमात्य अथवा मजमुआदार कौन होता था? वित्त मंत्री होता था। व्याख्यानबीस कौन होता था? दैनिक कार्यों का विवरण रखता था। सचिव या सुरनबीस कौन होता था? राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य करता था। सुमंत या दबीर कौन होता था? मैंने आपको बताया था कि विदेश मंत्री होता था। सेनापति या सरे नौबत का कार्य क्या होता था? मैंने बताया था कि सेना की भर्ती करता था, सेना का संगठन करता था, सेना के लिए रसद का इंतजाम करता था, सेना के लिए वस्त्रों का प्रबंध करता था, सेना के लिए स्थलों का निर्माण करता था। और कुल मिला के मैंने एक शब्दों में बताया था कि सैन्य व्यवस्था का निर्धारण करता था। पंडित राव मैंने बताया कौन होता था। पंडित राव जो होते थे वो विद्वान होते थे, उन्हें धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान दिया जाता था। न्यायाधीश का कार्य क्या होता था? मुख्य न्यायाधीश जो होता था उसका कार्य न्याय करना होता था, मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि राजा राम जो 1689 से 1720 ईस्वी के बीच आए, उनकी जो पत्नी थी ताराबाई, ताराबाई के बारे में बहुत प्रश्न आते हैं। ताराबाई उनकी पत्नी थी, उन्होंने अपने 4 वर्ष के पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम पर गद्दी पे बैठाया और औरंगजेब से औरंगजेब के समय वो लड़ाई लड़ी। और ताराबाई के हाथों में जो है ताराबाई के हाथों में उस समय शक्ति का नियंत्रण केंद्र रहा। मैंने आपको बताया था कि फिर बालाजी विश्वनाथ आए, जिसका कार्यकाल 1713 से 1720 के बीच में रहा। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि भू राजस्व व्यवस्था आई, जो सरजमी प्रथा
और चौथ प्रथा के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये और 14 जनवरी 1761 को, इसी के अंत में मैंने आपको बताया कि जो उस समय पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई, जो सदा शिवराय मराठा था और अहमद शाह अब्दाली था, उसके बीच में लड़ाई हुई और अफगान सेना के बीच हुई। मराठे उसमें पूरी तरह पराजित हुए। वहां से जो है ये कहानी खत्म हुई। और उस समय इस घटना का 1761 की जो घटना थी, उसे आंखों से जो देखा था, उसका नाम था काशीराज पंडित। ये प्रश्न भी कई बार आता है कि काशीराज पंडित थे कि जो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई को अपनी आंखों से देख पाए थे। उन्होंने कहा था कि पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ, अर्थात उनका भयंकर विनाश हुआ। इसी युद्ध में मराठों की हार हुई। सूचना बालाजी बाजीराव को एक व्यापारी द्वारा दी गई कि 2 मोती विलीन हो गए और 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई। इसका मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य का विनाश हो गया। आइए साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फीडबैक दीजिए, ताकि मुझे शक्ति मिले और इससे आप फायदा उठाइए। आइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।